हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। मैंने क्विक रिवीजन सीरीज शुरू किया था और उस सीरीज में मैंने 4 वीडियो आप तक पहुंचाने का काम किया है, जिसमें कि 2 झारखंड से थे, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और एक मध्यकालीन भारत से था। उसी क्रम में उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कुछ बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वो पॉइंट्स तो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख जाएगा, जिसको कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के सेव भी कर सकते हैं ताकि आप बाद में देख सकें। लेकिन उसके साथ साथ कुछ जरूरी बात भी आपको हम समझाते चलेंगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कुछ जगह पे कुछ कॉन्सेप्ट भी होता है। हालांकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत नहीं रखने का प्रयास किए हैं, क्योंकि फिर उसको समझाने में लंबा हो जाएगा और आपके लिए फिर परेशानी होगी। तो जो पिन पॉइंट्स है उसको लेकर के हम आए हैं, लेकिन कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन उससे जुड़ा हुआ जो हम देना चाहेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप उसको भी सुने, क्योंकि वो सुनने से जो चीज़ें आपके सामने आएंगी उसको याद रख पाना आपके लिए थोड़ा सहज हो जाएगा। इसमें मात्र हम 35 क्वेश्चन ही रख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो फिर ये लंबा होने लगेगा। तो कम टाइम में आप इसको मैक्सिमम यूज़ कर सके, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए सिर्फ 35 क्वेश्चन रख रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप इसको पूरा जरूर देखिए। तो देखते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, रेड कॉलर जॉब अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है? आप सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, मोटे तौर पर। हालांकि फर्दर इसका और क्लासिफिकेशन किया गया है, जो आपको इसमें ही देखने को मिलेगा। तो खैर, रेड कॉलर जॉब प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। यहाँ पर कुछ बातें और जान लीजिए, जैसे कि द्वितीयक क्षेत्र या फिर सेकेंडरी सेक्टर, जो कि कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर श्रमिकों को 2 भागे बांटते हैं। एक कुशल व्यावसायिक श्रमिक और दूसरा अकुशल व्यावसायिक श्रमिक। कुशल और अकुशल। तो जो कुशल व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, उसमें लगे हुए जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनको व्हाइट कॉलर जॉब के तहत शामिल किया जाता है। कुशल व्यावसायिक श्रमिक व्हाइट कॉलर जॉब, और जो अकुशल व्यावसायिक श्रमिक होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था का मैंने कहा था कि फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया गया है। इसी तरीके से टर्शियरी सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर कहलाता है, उसका भी आगे क्लासिफिकेशन है। उसी में जो पंचक क्षेत्र है, उसमें काम करने वाले लोगों को गोल्ड कॉलर जॉब की श्रेणी में रखते हैं। पंचक क्षेत्र में क्या होता है कि यहां पर उच्चतम स्तर पर निर्णय प्रक्रिया से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उसको शामिल किया जाता है, जैसे कि वित्तीय परामर्शदाता, मतलब कि फाइनेंशियल एडवाइजर, साइंटिस्ट, लॉ एडवाइजर, ये सब लोग पंचक क्षेत्र में आते हैं और उनके कार्य को गोल्ड कॉलर जॉब कहा जाता है। तो ये पहला से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वीडियो को पूरा सुनिएगा तो कई सारी जानकारियां और भी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, मिहिर शाह समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका गठन किया गया था मनरेगा की समीक्षा के लिए। नंबर 3, निर्देशात्मक आयोजन मतलब कि इंडिकेटिव प्लानिंग को भारत ने किस देश से ग्रहण किया था? तो इसका आंसर है फ्रांस। वैसे आमतौर पर हम लोग जो नियोजन की प्रक्रिया है वो यूएसएसआर से लिए हैं, लेकिन उसके विषय में बाद में बताएंगे आपको। पहले निर्देशात्मक आयोजन, जिसको कि इंडिकेटिव प्लानिंग कहते हैं, ये फ्रांस से लिया गया है। ये है क्या? तो इंडिकेटिव प्लानिंग जो होता है, इसमें राज्य की जो भूमिका होती है वो रेगुलेटरी की होती है, नियामक की होती है। निर्णय प्रक्रिया इसमें डिसेंट्रलाइज जाता है, विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया होती है। भारत में निर्देशात्मक आयोजन 8वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था और फिर ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में पूरी तरीके से लागू किया गया। निर्देशात्मक आयोजन, जिसमें की मुख्य बात यह है कि सरकार की भूमिका कम हो जाएगी, निर्णय प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। 8वीं योजना में पहली बार इसको अपनाया गया और 9वीं से पूरी तरीके से लागू किया गया। भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना तक जो योजना का रूप था उसको बोलते हैं आदेशात्मक, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं इंपैरेटिव, जो कि हम लोगों ने यूएसएसआर के मॉडल से लिया था।
उसमें जो निर्णय व्यवस्था होती थी वो केंद्रीकृत होती थी, सेंट्रलाइज होती थी। एक ही जगह से सारे निर्णय लिए जाते थे और जब एक ही जगह से सारे निर्णय आदेशात्मक नियोजन में लिए जाते थे तो राज्य की भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाती थी, उनका सक्रिय भूमिका होता था और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर और फिर मार्केट सेक्टर का या बाजार क्षेत्र की जो भूमिका होती है वो सीमित होती थी। लेकिन आप सबको पता है कि नई आर्थिक नीति के बाद बाजार व्यवस्था को बिल्कुल खोल दिया गया और सरकार ने जो उदारीकरण की व्यवस्था अपनाई उसके कारण से उद्योग धंधों पर सरकार ने अपना नियंत्रण को शिथिल कर लिया है। इसीलिए निर्देशात्मक आयोजन बाद में आया जो कि फ्रांस से लिया गया है। नंबर 4 को देखिए। अब 2002 में किनकी अध्यक्षता में नदी जोड़ो परियोजना पर कार्यबल मतलब कि टास्क फोर्स का गठन किया गया था। आमतौर पर नदी जोड़ो योजना हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी से जोड़ते हैं। यह सच है कि ये उनके ही प्रधानमंत्रित्व काल में ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, कार्यबल का गठन किया गया था। लेकिन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी खुद नहीं थे बल्कि सुरेश प्रभु अध्यक्ष थे। ऑप्शन जब भी बनाएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जरूर रखेगा और हम लोग सीधा आंसर वहीं करेंगे अगर नहीं जानते हैं तो कार्यबल जो गठित हुआ वो सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में हुई थी। नंबर 5, कौन सी औद्योगिक नीति भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? तो ये 1956 की जो औद्योगिक नीति थी, जो भारत में दूसरी औद्योगिक नीति है, उसको भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। नई जो आर्थिक नीति आई उसके पहले जितनी भी औद्योगिक नीतियां या आर्थिक नीतियां बनाई गई उसमें कहीं ना कहीं 1956 के इस औद्योगिक नीति का प्रभाव रहा और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहली जो आर्थिक या औद्योगिक नीति आई थी वो 1948 में आई थी और दूसरी आई 1956 में। तो 56 से पहले और 48 के बाद 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया और हम सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। तो 1956 की औद्योगिक नीति सामाजिक दृष्टिकोण पर, समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित थी और इसको ही भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है। कुछ और इंफॉर्मेशन जो था वो मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। नंबर 6, व्यापार और नीति, ट्रेड एंड पॉलिसी पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का या समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? आंसर है सुरजीत एस भल्ला। अब प्रायः देखिए कि इंडियन इकोनॉमी में इस तरह का जो कमिटीज होता है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कुछ जो चुनिंदा है उसको भी हम इसमें शामिल किए हैं। तो व्यापार और नीति पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन सुरजीत एस भल्ला की अध्यक्षता में की गई थी। नंबर 7, वर्ल्ड बैंक द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक कई सारा रिपोर्ट जारी करती है, उसमें शामिल है, देखिए 5 नाम हम जो इंपॉर्टेंट है वो सामने रख चुके हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है। कमोडिटी मार्केट आउटलुक विश्व बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेशन, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और 5वां ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट मतलब कि वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये सब वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ सकता है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? आंसर आपके सामने है। या विश्व बैंक कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करती है या कौन इनमें से जारी नहीं करती है? तो ये सारा का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। नंबर 8, किस समिति की अनुशंसा पर NSSO मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एवं CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को एकीकृत करके 2019 में NSO का गठन किया गया? आंसर आपके सामने है रंगराजन समिति। अब यहां पर यह जान ले कि NSSO को 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था, जबकि CSO को 1951 में एस्टैब्लिश किया गया था और इन दोनों को रंगराजन समिति के रिकमेंडेशन पर मर्ज कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया 2019 में और उसके स्थान पर NSO का गठन किया गया। मतलब कल तक जो काम CSO करता था अब वो काम NSO करेगा और ये जो NSO है ये भी जरूर याद रखिएगा कि ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन
काम करता है। NSO सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन या कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। नंबर 9, सैद्धांतिक रूप से निर्मित किस योजना का मूल उद्देश्य था सहकारिता और जिसका आदर्श वाक्य था हम सबके लिए सब हमारे लिए। इस योजना का नाम है मन्नारायण योजना, जिसको कि 1944 में लाया गया और मन्नारायण योजना को गांधीवादी योजना भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के डायरेक्शन में, उनके दिशा निर्देशन में इस योजना को मन्नारायण ने तैयार किया था। तो मन्नारायण योजना जो था वह सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित था, 1944 में आया था। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन का आप बिल्कुल भी उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए 5 ईयर प्लान को अच्छे से देख करके रखिएगा। नंबर 10, RN मल्होत्रा की सिफारिश पर गठित बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, शॉर्ट में IRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने वाली, उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाली भारत की सबसे बड़ी संस्था है। इसी के अधीन सारी बीमा कंपनियां, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, निजी हो, सार्वजनिक हो, सब इसी के अंडर में काम करते हैं। ये IRDA का जो गठन था ये किया गया था 19 अप्रैल 2000 को और इसका हेडक्वार्टर हम पहले भी बताएं आप लोगों को कि हैदराबाद में है। ये जो IRDA है ये संसद के निर्देशन में काम करती है और ये संसद के प्रति ही उत्तरदायी होती है और इसके पहले अध्यक्ष आपके सामने लिखा हुआ है N रंगाचारी, न कि RN मल्होत्रा। नंबर 11, वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 घटक कौन कौन से हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब यह है कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए, ये वित्तीय समावेशन का अर्थ होता है। और ये सूचकांक 3 कंपोनेंट्स पर जारी की जाती है, जिसमें है गुणवत्ता, मतलब कि वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता, वित्तीय सेवाओं का उपयोग और तीसरा वित्तीय सेवाओं की पहुंच, एक्सेस। ये 3 बात पर ये जो इंडेक्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन वो तैयार किया जाता है। एक चीज और यहां याद कर लीजिए कि 2015 में दीपक मोहंती की अध्यक्षता में, या कहें कि दीपक मोहंती समिति जो था वो वित्तीय समावेशन से संबंधित था। दीपक मोहंती की अध्यक्षता में वित्तीय समावेशन समिति का गठन किया गया था। नंबर 12, रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आप सबको पता है कि भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, उसके लिए नवरत्न और महारत्न दिए जाने की व्यवस्था है, परंपरा हो गई है। नवरत्न की शुरुआत 1997 में की गई थी, जबकि महारत्न 2009 से दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रवीर सेन गुप्ता समिति ने रक्षा उद्योग रत्न देने की सिफारिश की थी। हालांकि अभी यह व्यवस्था भारत में लागू नहीं है। नवरत्न दिया जा रहा है 1997 से, महारत्न भी दिया जा रहा है 2009 से, लेकिन रक्षा उद्योग रत्न का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। नंबर 13, विनिवेश आयोग डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन 1996 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? आंसर है GV रामाकृष्णन। और आपको बता दें कि यह 4था या 5वां JPSC में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। नंबर 14, तकनीकी प्रगति सूचकांक TPI का प्रतिपादन UNDP द्वारा किस वर्ष किया गया था? तकनीकी प्रगति सूचकांक का प्रतिपादन UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि TPI कौन जारी करता है, तो आंसर है आपका UNDP। शुरू किया गया था इसको 2001 से, और ये जो TPI है इसके 4 आयाम है, मतलब 4 आधारों पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है। सामने आंसर है प्रौद्योगिकी का सृजन, मानव कुशलता, नवीनतम खोज का प्रसार और पुरानी खोज का प्रसार।
खोजों लिखा हुआ है, खोजने निकल गया है, लिखा गया है, मतलब नवीनतम खोजों का प्रसार और पुरानी खोजों का प्रसार, इन आधारों पर टीपीआई जारी किया जाता है। नंबर 15, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण एवं परिवहन का काम कौन करता है? तो खरीद का, भंडारण का, परिवहन का, ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये काम एफसीआई के द्वारा किया जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एफसीआई की स्थापना 1965 में की गई थी, जबकि पीडीएस के तहत जो राज्य की सरकारें होती हैं वो इन खाद्यान्नों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और इसके लिए वो अलग अलग जो पीडीएस का दुकान होता है, जो राशन की दुकानें होती हैं, उसको एस्टेब्लिश करता है। किसको देना है, नहीं देना है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। नंबर 16, फेरवानी समिति की सिफारिश पर किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर 26 अप्रैल 1993 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फेरवानी समिति, 26 अप्रैल 1993। यहां पर इस तरह का कुछ और जो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उसके विषय में भी जान लीजिए। जैसे कि 1988 में अगर डेट के साथ हम जाए तो 12 अप्रैल 1988 को एस.ए. दवे की सिफारिश पर सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो कि शेयर बाजार पर, शेयर मार्केट पर पूरा नियंत्रण रखती है। ग्राहक जो कि शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उनकी सुरक्षा का वो देखभाल करने का काम करता है। तो सेबी की स्थापना 1988 में 12 अप्रैल को एस.ए. दवे कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसी तरीके से शिवरामन समिति के रिकमेंडेशन पर 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। और जो नाबार्ड है ये कृषि क्षेत्र में वित्त प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। नंबर 17, राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि सितंबर 1951 में गठित हुआ है और अभी तक 18 राज्य में राज्य वित्त निगम है, ये आपकी जानकारी है। तो राज्य वित्त निगम के क्रियाकलापों पर कौन निगरानी रखता है? तो जिस राज्य में ये निगम होती है, संबंधित राज्य, और साथ ही सिडबी, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों उस पर निगरानी रखते हैं। सिडबी 2 अप्रैल 1990 को स्थापित हुआ है और इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। यहां पर एक बात और जान लें कि सिडबी जो है ये लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी संस्था है और सिडबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ये आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, सामने लिखा हुआ है। जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब कि थोक मूल्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। यह क्वेश्चन भी प्रायः पूछा जाता रहा है। नंबर 19, विनिवेश से प्राप्त रकम के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब की गई थी? जो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कल कारखानों में विनिवेश करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, उससे जो एक मुश्त पैसा आएगा उस पैसा को रखने के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष NIF की स्थापना की गई है और यह स्थापना किया गया है 2005 में। यहां पर यह भी जान लीजिए कि जो NIF में पैसा आएगा उस टोटल पैसा का 75% जो है वो सामाजिक क्षेत्र में खर्च किया जाएगा और 25% जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं उनके पुनर्निर्माण पर खर्च किया जाएगा। और NIF ये भारत की संचित निधि में शामिल नहीं किया जाता है। नंबर 20, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, SDSN मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसे किसने तैयार किया था या सृजन किया था?
एसडीएसएन को सृजित कौन किया? तो किया वान की मून ने। वान की मून जो कि यूएनओ के महासचिव रह चुके हैं, उन्होंने और उनके साथ प्रोफेसर जेफरी सैस, सामने लिखा हुआ है, इन दोनों ने एसडीएसएन को सृजित किया था, उसको तैयार किया था, जो कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी करती है, और यह काम किया गया था वर्ष 2012 में। तो 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। 21 1984 में स्थापित राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहां है? आंसर आपके सामने है, गुड़गांव। नंबर 22 एक वर्थ समिति की सिफारिश पर पहली बार 1925 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। यह बता दें कि एक वर्थ समिति 1920-21 में एस्टेब्लिश हुआ था, गठित की गई थी यह समिति। उसके रिकमेंडेशन पर 1924-25 का जो रेल बजट था वो आम बजट से अलग किया गया था। आगे देखिए, जिसे 2017-18 में आम बजट के साथ मिला दिया गया, मतलब वापस अब ये आम बजट के साथ ही घोषित होती है। यह कार्य जो वापस मिलाने का काम हुआ, किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो आंसर है विवेक देवराय। अलग हुआ था एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, फिर दोनों को एकीकृत किया गया विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। कब किया गया? 17-18 में। चलिए नंबर 23 किस वर्ष से आरबीआई ने नोट निर्गमित करने के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आरबीआई नोट जारी करने के लिए जिस पद्धति को अपनाती है उसका नाम है न्यूनतम कोष प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पहले ये क्या होता है ये जान ले। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई 200 करोड़ रुपया का एक बैकअप, मतलब कि डिपॉजिट अपने पास रखती है। इस 200 करोड़ रुपया में 115 करोड़ रुपया मूल्य के बराबर गोल्ड होता है और 85 करोड़ के मूल्य के बराबर जो फॉरेन डिपॉजिट्स होते हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज होते हैं, उसको रखा जाता है। और उसके एवज में देश की अर्थव्यवस्था के अनुरूप आरबीआई नोट जारी करने का काम करती है। यह व्यवस्था किया गया 1957 से, मतलब कि आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1957 में अपनाया। इसका मतलब यह कि 1957 से पहले कोई और सिस्टम था। तो जो सिस्टम था उसका नाम था आनुपातिक कोष प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। उसमें क्या होता था कि आप माफ कीजिएगा, आरबीआई जो भी नोट जारी करती थी उसके मूल्य का 40% वो गोल्ड अपने पास डिपॉजिट रखती थी। लेकिन बाद में ये व्यवस्था अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सोना ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए इसको चेंज किया गया और न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। नंबर 24 किस समिति ने सुझाव दिया था कि कंपनी में 10% के ऊपर के निवेश को ही एफडीआई माना जाना चाहिए? आंसर आपके सामने है, अरविंद मायाराम समिति। देखिएगा कि अभी तक 24 में हम 4 लगभग कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख चुके हैं, या उससे जोड़ करके आपको बताया है, क्योंकि कमेटी से बहुत सारे क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। तो अरविंद मायाराम समिति, आप सबको पता है कि विदेशी निवेश 2 तरीके से आते हैं, एक एफडीआई के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एफआईआई के माध्यम से, जिसको कि पोर्टफोलियो निवेश भी कहते हैं, मतलब कि विदेशी कंपनियों के द्वारा भारतीय शेयर बाजार में पैसा लगाया जाना। जो एफआईआई के माध्यम से विदेशी निवेश आता है उसको रेंटियर या किराया निवेश भी कहते हैं। और यह भी जान लीजिए कि भारत में जो विदेशी निवेश आते हैं उसमें एफआईआई की हिस्सेदारी एफडीआई से कहीं ज्यादा है। नंबर 25 क्रय शक्ति समता, परचेजिंग पावर पैरिटी किसके द्वारा प्रतिपादित विनिमय दर निर्धारण की एक विधि है? आंसर सामने है, गुस्ताव कैसल। इन्होंने ही पीपीपी का कॉन्सेप्ट दिया। नंबर 26 बाजार संरचना की दृष्टि से भारतीय रेल किस प्रकार के बाजार का उदाहरण प्रस्तुत करता है? आप बाजार जानते हैं कई तरह का होता है, क्रेता बाजार, विक्रेता बाजार, एकाधिकारी बाजार, इस तरह से। तो रेल जो है ये एकाधिकार बाजार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, मतलब कि एकल विक्रेता जिसका और दूसरा कोई विकल्प ना हो, इसीलिए ये एकाधिकार बाजार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर 27
किस अर्थशास्त्री को पूंजीवाद का जनक कहा जाता है? आंसर आपके सामने है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखा, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और एडम स्मिथ ने लैसेज फेयर का सिद्धांत दिया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अहस्तक्षेप की नीति। और ये अहस्तक्षेप की नीति खुले बाजार को दर्शाता है, उसकी वकालत करता है। ठीक है, तो एडम स्मिथ। एक चीज और यहां जान लीजिए कि समष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जे.एम. किन्स माने जाते हैं, और उन्होंने लैसेज फेयर का विरोध किया था। खैर, 28 बौद्धिक या ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे कि अनुसंधान, विकास, परामर्श आदि ये जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल हैं? चतुर्थक क्षेत्र में। इससे ऊपर का जो होगा वो पंचक क्षेत्र में, और चतुर्थक और पंचक क्षेत्र जो है ये लिटरली सेवा क्षेत्र का ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो बौद्धिक या ज्ञान आधारित गतिविधियां जैसे कि टीचिंग का काम, ये इसी सेक्टर में आता है। अब देखिए 29 राष्ट्रीय आय गणना की किस विधि को वितरण विधि भी कहा जाता है? मोटे तौर पे राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां अपनाई जाती हैं। सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग उत्पाद गणना विधि कहते हैं या उत्पत्ति गणना विधि कहते हैं। सेंसस ऑफ इनकम मेथड मतलब आय गणना विधि, तो वितरण विधि आय गणना विधि को ही कहा जाता है। और तीसरा होता है व्यय विधि, मेथड ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग कुल परिव्यय विधि या टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। तो उत्पाद विधि जो पहला वाला है, उत्पत्ति गणना विधि, उसको मूल्यवर्धन विधि भी कहा जाता है। और साथ साथ ये भी जान लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पाद गणना विधि और आय गणना विधि इन दोनों को ही अपनाया जाता है। तो आय गणना विधि वितरण विधि, उत्पाद विधि जो है वो मूल्यवर्धन विधि कहलाती है, वैल्यू एडेड मेथड कहलाती है। नंबर 30 समावेशी विकास सूचकांक IDI मतलब कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था प्रकाशित करती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। समावेशी विकास मतलब कि विकास का जो ऊंचा दर है उसका लाभ समाज के सबसे नीचे रहने वाले लोगों को भी मिले। ठीक है, ये समावेशी विकास मोटे तौर पर। तो इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करती है, और समावेशी विकास सूचकांक के 3 स्तंभ हैं, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स है जिस पर कि ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। एक समृद्धि एवं विकास मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा समावेशन मतलब इंक्लूजन, और तीसरा अंतर पीढ़ीगत समानता मतलब कि इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी। फिर से दोहरा दें कि विश्व आर्थिक मंच समावेशी विकास सूचकांक 3 आधारों पर तैयार करती है, समृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा समावेश मतलब कि इंक्लूजन, और तीसरा अंतर पीढ़ीगत समानता, अंग्रेजी में इसको इंटरजेनरेशनल इक्वलिटी कहेंगे। ये सब चीज प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 31 HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट UNDP द्वारा 1990 से प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म हुआ, यह कब प्रारंभ किया गया? तो आंसर सामने है कि HDI 90 में शुरू किया गया और IHDI 2010 में शुरू किया गया। अब ये IHDI क्या है? तो ये क्या है कि ये देखता है कि असमानता जो है उसके कारण से HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना ह्रास, कितनी कमी आ रही है, कितनी गिरावट आ रही है। तो HDI में कमी को बताने के लिए IHDI की शुरुआत की गई 2010 में। नंबर 32 राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक पद्धति से पहली बार किसने और कब किया था? आंसर सामने है, PKRV राव। एक्चुअली VKRV राव है, उसको P मत कीजिएगा, P को भी कर दीजिए, VKRV राव। ठीक है, जबकि पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास जो था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1868 में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक पद्धति से, तो वैज्ञानिक पद्धति से किया था डॉक्टर VKRV राव ने, और यह काम किया गया था 1931-32 में। जबकि दादा भाई नौरोजी ने जब पहली बार इसकी गणना की थी वो काम हुआ था 1868 में। नंबर 33
राष्ट्रीय आय की गणना वैज्ञानिक 33 WPI मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स एवं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति की जांच के लिए कितनी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल करता है? आंसर देखिए नीचे। WPI 697 वस्तुओं को, मतलब कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना में सिर्फ वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 200 वस्तु है और वस्तु के साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। WPI में सिर्फ 697 वस्तु को शामिल किया जाता है और CPI में सिर्फ 200 है, लेकिन इसमें सेवा भी शामिल है। तो वस्तु और सेवा CPI में। एक चीज और जान लीजिए कि WPI का आधार वर्ष 2011-12 है, याद कराने के लिए आपको निश्चित तौर पे पता होगा, और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 इसका आधार वर्ष है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34। WPI का स्थान PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को लेना चाहिए या नहीं, इस पर सुझाव देने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? दरअसल ये बातें इसलिए हो रहा है कि WPI की जगह अब PPI को अपनाना चाहिए, क्योंकि IMF मतलब कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इस बात की सिफारिश करता है, और अमेरिका और ऐसे ही कुछ और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले जो राष्ट्र हैं उन लोगों ने भी WPI के स्थान पर PPI मतलब कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को अपना लिया है। तो इसीलिए भारत में भी यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या WPI के स्थान पर PPI को मतलब जगह देना चाहिए, इसी आधार पर इसकी गणना की जानी चाहिए, इंडेक्स मापा जाना चाहिए। कमिटी जो बनी वो 2014 में बनी, नाम सामने लिखा हुआ है BN गोलदार। दरअसल ये PPI क्या है, एक लाइन में अगर हम लोग समझें तो उत्पादक जो हैं उनको प्राप्त होने वाली जो कीमतें हैं उसमें जो औसत परिवर्तन है, क्योंकि इन्फ्लेशन वही मापता है औसत परिवर्तन को, तो उत्पादकों को प्राप्त होने वाली कीमतों के औसत परिवर्तन को PPI के द्वारा मापा जाता है। और यही बहस भारत में चल रहा है कि WPI के जगह में PPI होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेटी गठित की गई BN गोलदार। और इस सेट में आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि फिर यह लंबा हो जाएगा, संविधान का कौन सा संशोधन GST से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 101वां संशोधन, यहां भी मेरे से गलती हो गया है, 104 हम बोल रहे हैं, ये गलत है। 104 बेसिकली आपको जो एंग्लो इंडियन है उनको जो लोकसभा में या राज्यों की विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलता था उसको समाप्त किया गया है, या यूं कहें कि ST SC को इसके तहत 2030 तक के लिए 104वां संविधान संशोधन के तहत आरक्षण का प्रावधान करता है, लेकिन ये GST से नहीं है। 104 गलती से लिखा गया है, 101 इसको कर लीजिए और 104 मैंने आपको बता दिया है। तो 101वां संशोधन तो जो 2017 में हुआ था, इस 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में आर्टिकल 279A जोड़ा गया, 279A जोड़ा गया, और इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो GST काउंसिल, GST परिषद का गठन करेंगे। तो राष्ट्रपति GST परिषद का गठन करते हैं। आप सबको पता होगा कि GST परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, और यह भी पता होगा कि 1 जुलाई 2017 से भारत में अप्रत्यक्ष कर के स्थान पर जो कर प्रणाली आई है उसको बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। तो फिर दोहरा दे कि 35 में इस जो सवाल लिखा हुआ है 101वां संशोधन है, 104वां संशोधन ST और SC को विधायिका में 10 वर्षों तक आरक्षण बढ़ाने के लिए है, और चूंकि उसमें एंग्लो इंडियन के लिए आगे सीट का प्रावधान नहीं किया गया है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, इसीलिए लोकसभा में और राज्यों के विधानसभा में एंग्लो इंडियन का जो आरक्षित सीट था वो खत्म हो चुका है। तो ये इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ 35 क्वेश्चन और उससे संबंधित जो अन्य जानकारियां थी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया। और ये क्वेश्चन यकीन मानिए बहुत सोच समझ करके तैयार किया गया है। यहाँ से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ क्वेश्चन हम लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। एनीवे, वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे।